हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका शीर्षक है वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो चैप्टर 1 में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर 1 का जो शीर्षक था उसका था भोजन के घटक। मतलब हम लोग सीखे थे कि भोजन में क्या क्या चीज़ें मिलती है हम लोग को, वो शरीर को कैसे लाभ पहुंचाते हैं और कैसे किसकी कमी हो जाती है तो किस प्रकार वो हानि पहुंचाते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं 2 मिनट में, ताकि हम लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। उसमें बताया गया था भैया कि जो हम लोग खाते हैं उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। उस खाद्य पदार्थ में हम लोग को पोषक तत्व मिलता है। कौन कौन पोषक तत्व मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, वसा मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है और खनिज लवण मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था कि ये सब मुख्य रूप से हमको मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में कहा गया था कि ये हमको क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं, मतलब शरीर को एनर्जी देते हैं। और वो भी बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट के तुलना में वसा में जो होता है अधिक एनर्जी हम लोग को मिलता है। प्रोटीन के बारे में बताया गया था कि ये शरीर को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, मतलब कि शरीर को बढ़ाने में सहायता देते हैं। विटामिन के बारे में बताया गया था कि विटामिन क्या करते हैं, रोगों से लड़ते हैं। कोई भी बीमारी होगा आपको उससे रक्षा करने का काम विटामिन ही करता है। खनिज लवण के बारे में बताया गया था कि ये हमारे शरीर को विकसित करते हैं और स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हड्डी को बरियार करना, ये सब काम क्या है, खनिज लवण का है। इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया था। इसके अलावा एक रुक्षांश के बारे में बताया गया था। रुक्षांश क्या होता है? फाइबर, रेशा। ये तो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण है। क्यों? कि कोई भी पचा हुआ जो अनपचा भोजन आपके शरीर में उपलब्ध है, अनपचा चीज़ जो नहीं पच रहा है, उसको निकालने में ये काफ़ी मदद करते हैं। और जल का क्या काम है? ये अवशोषित करने का काम करते हैं। और मूत्र, पेशाब जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये चीज़ें मुख्य रूप से आपको चैप्टर 1 में बताया गया था। अब आते हैं आज का चैप्टर, जो चैप्टर 2 है, वस्तुओं के समूह बनाना। इसको सीखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि भैया आप देखते हैं आसपास ही देखिए तो टेबल दिखाई दे रहा है, कुर्सी, किताब, कलम, लोहा, ठीक है, पंखा, प्लास्टिक, ये सब बहुत सारे चीज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें कहा कि किसको हम लोग ग्रुप कैसे बनाएंगे, एक एक ग्रुप को कैसे अलग अलग तरीके से बनाएंगे उसके बारे में सिखाया गया है कि कैसे किसी को धातु बनाएंगे, अधातु बनाएंगे, कौन विलेय है, कौन अविलेय है, कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है, कौन कठोर है, कौन मुलायम है, उसको कैसे जानेंगे उसके बारे में सिखाया गया है। सबसे पहले आपको पदार्थ के गुण के बारे में बताया गया कि किसी पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं। कहा गया कि किसी पदार्थ के पृष्ठों को हम रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धूतिमान है या नहीं। धूतिमान का मतलब होता है चमकदार, मतलब रेगमाल से आप रगड़िए तो आपको पता चल जाएगा कि चमकदार है या नहीं है। मान लीजिए हम कोई पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से रगड़ रहे हैं। कोई रेगमाल क्या होता है? एक चीज़ होता है जिस पर खुदरा खुदरा बना हुआ रहता है। ठीक है, इससे आप इसको रगड़िएगा तो इस पर क्या होगा? चमक आ जाएगा। यदि चमक आ जा रहा है तो नीचे कहा गया है कि पदार्थ जिनमें चमक होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। मतलब यदि यह चमकने लगता है यहाँ पे रगड़ने के बाद में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन धातु है कौन नहीं है। उदाहरण दिया गया है कि भैया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना, ये सब क्या है? धातु हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन इनमें से धातु है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है कि कौन कौन धातु है और कैसे इसको पहचानेंगे। तो रेगमाल से आप रगड़िए, चमक जाएगा तो समझ जाइए धातु। ठीक है, अब इसके बारे में बताया गया आगे कि वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण धातुएं अपनी चमक को क्या करती है? खो देती है। मतलब वायु हो गया तथा नमी, ये दोनों के साथ रहेगा अगर कोई धातु तो रिएक्शन कर जाता है, अभिक्रिया कर जाएगा। अभिक्रिया कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपना चमक खो देगा। जब चमक खो देगा तो धूतिहीन हो जाएगा, माने चमकहीन हो जाएगा, चमकेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोहा भी लेते हैं आप, अब बाहर में रख दीजिएगा तो वायु और नमी से रिएक्शन करता है तो उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, तो चमकता नहीं है, आप देखे होंगे। ठीक है, तो हो गया आपका कि धातु तो ये जान गए, और इसमें क्या होगा? अभिक्रिया करेगा तो चमकहीन हो जाएगा।
आगे कठोरता के बारे में बताया गया है कि किसी चीज़ की कठोरता को कैसे हम लोग जांच करेंगे। इसमें लिखा गया कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब होता है दबाना, ठीक है, यानी दबाया जाए अथवा खरोचा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कोमल पदार्थ कहेंगे। जैसे रुई हो गया, स्पंज हो गया, वो आसानी से दब जाएगा और खरोचा जाएगा, ठीक है। तो रुई और स्पंज उदाहरण दिया गया है। जिन्हें संपीड़ित करना कठिन है, माने दबाना उसको कठिन है, तो कठोर पदार्थ हो गया। जैसे लकड़ी आसान है। अब विलेय और अविलेय के बारे में बताया गया, कौन विलेय होगा और कौन अविलेय होगा। सिंपल तरीका से लिखा गया है कि जो पदार्थ जल में लुप्त हो जाए या घुल जाए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। मतलब कि लुप्त हो गया या घुल गया, जैसे पानी हो गया, पानी में आप चीनी डालिएगा तो उसमें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, घुल जाएगा उसमें, तो घुल गया तो विलेय हो गया। वहीं पानी ले लीजिए और उसमें कंकड़ डाल दीजिए, कोई पानी ले लीजिए उसमें क्या कीजिए, कंकड़ डाल दीजिए, अगर डाल दीजिएगा तो घुलेगा, नहीं घुलेगा तो हो जाएगा अविलेय। सिंपल है, विलेय और अविलेय। कहा गया कि कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं है, माने कुछ गैस भी है तो क्या है, आपको वाटर में विलेय हैं, मिल जाते हैं, और कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है। कौन मिल जाते हैं, तो भैया ऑक्सीजन O2, एक कह रहा है कि जल में विलेय हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। और एक ऑक्सीजन क्या प्रॉफिट देते हैं, तो जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं ये ऑक्सीजन। तभी तो मछली पानी के अंदर भी जिंदा रहती है ऑक्सीजन लेकर, या फिर कुछ मछलियाँ ऊपर भी आकर ऑक्सीजन लेती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पानी के अंदर मछली है और पौधा है उसके लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे आपको बताया गया है पारदर्शी पदार्थ के बारे में कि कौन पारदर्शी होगा और कौन अपारदर्शी होगा। तो लिखा गया है कि वे पदार्थ अथवा सामग्रियाँ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब आर पार देखिए, जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक का कागज़ ले लीजिए, उजला कलर का, व्हाइट कलर का, तो पूरे आर पार आपको दिखाई देगा, इस पार से उस पार क्या चीज़ें हैं दिखाई देगा स्पष्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे कांच हो गया, शीशा, जल, पानी, चाहे एयर, इसके आर पार दिखाई देता है, हम लोग क्या कहेंगे, उसको पारदर्शी कहेंगे। सिंपल तरीके से सोचना है, इस पार से उस पार दिखाई दे तो पारदर्शी। और कह रहे हैं कि जिन्हें होकर नहीं देखा जा सके, मतलब नहीं दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, लकड़ी के उस पार देखिएगा नहीं दिखाएगा, दीवार ले लीजिए तो उस पार नहीं दिखाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी, ठीक है। आगे भी कहा गया है कि वे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, मतलब क्लियर नहीं दिख पाएगा, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, तो पारभासी। जैसे आप मान लीजिए किसी कागज़ को ले लीजिए, ठीक है, उसमें तेल गिरा दीजिए, तेल गिराइएगा तो उस पार दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी, ठीक है। कागज़ पर तैलीय धब्बे लग जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पारभासी। कहने का अर्थ सिंपल है, इस पार से उस पार दिखे तो पारदर्शी, नहीं दिखे तो अपारदर्शी, और धुंधला दिखे माने क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो तो उसको हम लोग पारभासी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही बताया गया था जो आपके काम का चीज़ था इस चैप्टर में। काफ़ी आसान है, इसमें धातु अधातु कठोरता के बारे में और पारदर्शिता के बारे में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।